एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर में आर्थिक और जो संसाधन भूगोल है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉन थेनुन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। देखिए, हम आज पढ़ेंगे एक कृषि अवस्थिति सिद्धांत के बारे में जो किसने दिया था, वॉन थेनुन ने। तो ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाला जो वैज्ञानिक था, विद्वान था, वो कौन था? वॉन थेनुन। वॉन थेनुन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया। ठीक है, कब दिया? 1826 में। 1826 में एक जर्मन विद्वान, ये कहाँ का थे? जर्मन के। वॉन थेनुन थे जो जर्मन के विद्वान थे और एक जर्मन विद्वान, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वॉन थेनुन ने कृषि अवस्थिति के संबंध में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया 1826 में। और उन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया कि एक मुख्य शहर या फिर एक मुख्य बाजार, एक मुख्य शहर के चारों तरफ की जो भूमि होती है उस भूमि के उपयोग के संबंध में वॉन थेनुन ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि उस मुख्य शहर या फिर मुख्य बाजार के चारों ओर की जो भूमि है उसका किस प्रकार से उपयोग होता है। ठीक है, तो कि वॉन थेनुन ने क्या किया? वॉन थेनुन ने 27 वर्ष की उम्र में, वॉन थेनुन ने 27 वर्ष की उम्र में एक प्रसिद्ध बाल्टिक तट है जर्मनी में, जर्मनी का एक बाल्टिक तट है, बाल्टिक सागर के पास जो बाल्टिक तट है उसके पास एक नगर है रोस्टोफ। रोस्टोफ नगर के किनारे पर या फिर रोस्टोफ नगर में एक कृषि फोरम पर इसने कार्य किया। कृषि फोरम पर, कृषि फोरम पर इन्होंने कार्य किया। कहाँ पर किया? जर्मनी में जो जर्मनी में जो बाल्टिक है, बाल्टिक तट, बाल्टिक सागर है, बाल्टिक तट के निकट जो रोस्टोफ नगर है उस नगर में एक फोरम पर इन्होंने कार्य किया और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि इस वॉन थेनुन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉन थेनुन ने कुछ इसमें अपने सिद्धांत में कुछ बातों का इसने जिक्र किया है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है फोरम की अवस्थिति। फोरम की अवस्थिति उन्होंने बताया कि जो कृषि फोरम है, कृषि फोरम की अवस्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि कृषि फोरम की अवस्थिति है जो नगर के जो बाहर की जो चारों ओर की जो भूमि है उसमें कितने दूरी पर उस फोरम की दूरी और बाजार के संबंध में इसने बताया है कि फोरम की स्थिति कहाँ पे है। दूसरा इसने बताया है कृषि भूमि उपयोग के प्रारूप, कृषि भूमि उपयोग के प्रारूप। वॉन थेनुन ने कृषि भूमि मतलब जो कृषि फोरम है उस कृषि भूमि के उपयोग के प्रारूप के बारे में बताया कि उसका जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, किस किस तरीके से उस कृषि फोरम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे खाद्यान्न में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और पशुपालन में भी कर सकते हैं, ईंधन में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से किस किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, कृषि भूमि के उपयोग के प्रारूप के बारे में इन्होंने बताया है। फिर उसने बताया है निर्माण उद्योग स्थान की अवस्थिति। निर्माण उद्योग के स्थान की अवस्थिति। निर्माण उद्योग स्थान मतलब, इससे निर्माण उद्योग स्थान से मतलब हो गया कि एक मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में ही हम अन्य उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो देखिए, इसने पहले बताया फोरम की अवस्थिति, एक नगर है उसके बाहर का जो कृषि फोरम है पहले उसके बारे में बताया। ठीक है, और अब इसने बताया कि निर्माण उद्योग मतलब मार्केट के बारे में इन्होंने बताया। फोरम उद्योग और मार्केट के बीच की जो दूरी है उसका क्या संबंध है उसके बारे में इसने बताया है। फिर उसने बताया है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का स्थान और अवस्थान। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का स्थान।
तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का स्थान से आप मतलब लगा सकते हो कि हमारा एक मुख्य नगर, एक नगर में ही तृतीयक आर्थिक क्रियाएं संभव होती है और उस नगर के बारे में ही उन्होंने बताया है। मतलब अपने सिद्धांत में वॉन थ्योनी ने मुख्य रूप से एक बाजार, एक मुख्य नगर और उसके बाहर की जो भूमि है उस भूमि के उपयोग के, उस भूमि का कैसे उपयोग होता है और उस भूमि का और उस नगर से क्या संबंध है और उसके संबंध में इसने अपने सिद्धांत में बताया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि वॉन थ्योनी ने अपने सिद्धांत का जो विस्तार किया है उसमें जो कुछ इसने मान्यताएं भी मानी हैं, उन मान्यताओं के बारे में देखते हैं कि वॉन थ्योनी ने अपने सिद्धांत में क्या क्या मान्यताएं मानी है। हम इसके सिद्धांत की मान्यताओं को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले माना है एक एकाकी प्रदेश, मान्यताएं, जिसमें सबसे पहले क्या है, एक एकाकी प्रदेश। सबसे पहले वॉन थ्योनी ने अपने सिद्धांत में एक एकाकी प्रदेश माना है। एक एकाकी प्रदेश का मतलब कि एक मुख्य नगर जिसके चारों ओर केवल कुछ कोई और नगर स्थापित न हो, वह एक एकाकी नगर हो, मतलब उस स्थान पर वह एक अकेला ही नगर हो, इसके बारे में उसने माना है। उसकी प्रथम इसकी मान्यता है कि एक मुख्य शहर हो। ठीक है, उसने मान लिया कि एक मुख्य नगर हो, वो उस स्थान पर एक अकेला ही नगर हो, इसके आसपास में कोई भी नगर ना हो। ठीक है, उसके बाद उसने माना है वह नगर उत्पादित कृषि फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो। उत्पादित कृषि फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो, बाजार केंद्र हो। आगे उसने माना है कि जैसे मान लीजिए उसने पहली मान्यता उसने मानी कि एक एकाकी नगर हो, उसके पास कोई अन्य आसपास में कोई नगर न हो। उसके बाद उसने माना है कि इसके आसपास में कोई भी कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि में कुछ भी उत्पादित हो रहा है, कुछ जैसे फल फूल सब्जियां हैं, खाद्यान्न है, लकड़ी है, ईंधन है, कुछ भी इसमें आसपास के कृषि फॉर्म में उत्पादित हो रहा है, उस उत्पादित पदार्थ का केवल ये एकमात्र ही बाजार केंद्र हो। मतलब है कि इसके आसपास में कोई भी उत्पादित हो रहा है, उस उत्पादित पदार्थ का केवल इस नगर में ही मतलब निर्यात किया जा रहा हो। ठीक है, ये उसकी दूसरी मान्यता है। आगे उसने माना इस क्षेत्र की भौतिक दशाएं समान हो। भौतिक दशाएं समान हो। अब आगे वॉन थ्योनी ने माना है कि ये एक एकाकी प्रदेश है, ये एकाकी नगर है, इसके आसपास कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि में या फिर उस नगर की सभी जो भौगोलिक दशाएं हैं, जैसे तापमान है, जलवायु है, उसमें वर्षा है, मिट्टी है, वो सब इस प्रदेश में समान हो। ऐसा नहीं कि मतलब किस क्षेत्र में तो किस प्रकार की मिट्टी मिल रही है और उसके पास ही अलग क्षेत्र में अलग तापमान मिल रहा है, उसमें कहीं तापमान अधिक है, कहीं तापमान ज़्यादा है। तो अगर उसने माना है कि इस एकाकी प्रदेश में जलवायु संबंधी दशाएं भी समान हो, क्योंकि अगर जलवायु संबंधी दशाएं अलग अलग होगी तो वहाँ पे फसलें भी अलग अलग उत्पादित होगा। ठीक है, इस प्रकार से उसने माना है कि इस प्रदेश की सभी जो जलवायु संबंधी दशाएं हैं या फिर भौतिक दशाएं हैं वो समान हो। ठीक है, आगे उसने माना है इस प्रदेश में नगर को छोड़कर शेष पृष्ठभूमि में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती हो। नगर को छोड़कर शेष जनसंख्या ग्रामीण हो। शेष जनसंख्या ग्रामीण। आगे उसने मान्यता मानी है कि इस प्रदेश में मुख्य नगर को छोड़कर जो बाकी जो आसपास की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही प्राथमिक जो क्रियाएं वो की जाती है। ठीक है, और प्राथमिक क्रियाएं हैं वो जो ग्रामीण लोगों के द्वारा की जाती है और प्राथमिक क्रियाएं करके यहाँ पे इनको द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में कन्वर्ट किया जाए। तो उसने माना है कि मुख्य नगर को छोड़कर और आसपास की जो जनसंख्या है वो सभी ग्रामीण हो। ठीक है, ये इसकी अगली मान्यता है। उसके बाद इसकी मान्यता है इस एकाकी प्रदेश में परिवहन के लिए केवल घोड़ा गाड़ी ही हो। परिवहन के लिए
परिवहन के लिए केवल घोड़ा गाड़ी। उसने क्या माना है कि परिवहन के लिए केवल कौन सा साधन माना है? केवल घोड़ा गाड़ी। ठीक है। इसकी अगली मान्यता है कि इसमें जो ये मुख्य नगर है, इसके आसपास का जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि में कुछ भी उत्पादित हो रहा है, उस उत्पादित माल को नगर तक पहुंचाने के लिए केवल साधन कौन सा होना चाहिए? घोड़ा गाड़ी। ये इसकी अगली मान्यता है। उसके बाद उसने माना है परिवहन भाड़ा दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता है। परिवहन भाड़ा भार व दूरी के अनुपात में बढ़ता है। वॉन थेन्युन ने माना कि जो परिवहन का जो खर्च है वो भार और दूरी के अनुपात में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये हम 1 किलोमीटर से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हम 1 किलोमीटर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा परिवहन का जो खर्च है वो लग रहा है 10 रुपये। हम 2 किलोमीटर पर जा रहे हैं तो हमारा खर्च है परिवहन का जो लग रहा है 20 रुपये। ठीक है। इस प्रकार से दूरी के अनुपात में परिवहन का जो खर्च है वो बढ़ेगा। और भार के अनुपात में भी, जैसे मान लिया जी हम 1 टन वजन लेके जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 10 है, और अगर हम 2 टन वजन लेके जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 20 रुपये भाड़ा लग रहा है। इस प्रकार से परिवहन में भाड़ा और भार के और दूरी के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है। तो ये होगी इसकी 6 मान्यताएं। कौन कौन सी एक बार हम फिर से देखते हैं। एकाकी प्रदेश मतलब एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे एक मुख्य नगर स्थापित हो, उसके अलावा आसपास में कोई भी क्षेत्र या फिर कोई भी नगर स्थापित न हो। ठीक है। एक एकाकी प्रदेश होनी चाहिए। उसके बाद उसने माना है कि उत्पादित कृषि फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो। ठीक है। ये जो मुख्य नगर है वही इसी नगर में या इस आसपास में जो कृषि फर्म में जो उत्पादित माल है उसका यहाँ पे खपत हो, मतलब निर्यात करने के लिए केवल ये यहाँ पे एक बाजार ही हो। ठीक है। भौतिक दशाएं समान हो। इस नगर के आसपास का जो भी कृषि फॉर्म है उसमें भौतिक दशाएं समान होनी चाहिए। अलग अलग भौतिक दशाएं या फिर तापमान, मिट्टी, जलवायु संबंधी कोई भी विभिन्नता इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसने माना है कि नगर को छोड़कर शेष जनसंख्या ग्रामीण हो। ये जो मुख्य नगर है उस मुख्य नगर की जनसंख्या को छोड़कर इसके आसपास का जो भी कृषि फॉर्म है उसमें जनसंख्या कैसी हो? ग्रामीण जनसंख्या उसमें निवास करती हो। फिर उसने माना है कि परिवहन के लिए केवल घोड़ा गाड़ी हो। परिवहन के लिए जो आसपास का जो कृषि फॉर्म है उस कृषि फॉर्म में उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो परिवहन की जो सुविधा है उसमें केवल घोड़ा गाड़ी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसने माना है परिवहन भाड़ा भार और दूरी के अनुपात में बढ़ता है। परिवहन का जो खर्च है वो हमने देखा है पहले कि भाड़ा और दूरी के भार और दूरी के अनुपात में परिवहन का जो खर्च है वो बढ़ता हो। ठीक है। इस प्रकार से ये वॉन थेन्युन की कुछ मान्यताएँ हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम वॉन थेन्युन के सिद्धांत में एक सर्किल बताया है। वॉन थेन्युन ने अपने सिद्धांत में एक जो सर्किल बताया है उस सर्किल के बारे में हम देखते हैं। देखिए, वॉन थेन्युन ने माना है कि ये मध्य में एक मुख्य नगर है। ठीक है। और उसके नगर के बाद जो इसके आसपास की जो कृषि फॉर्म है उस कृषि फॉर्म में इसने 6 सर्किल बनाए हैं। ठीक है। इस प्रकार से। ठीक है। इसमें वॉन थेन्युन ने मुख्य नगर के आसपास की जो कृषि भूमि है उसमें 6 सर्किल उसने अलग अलग पार्ट बनाए हैं। और उसने इस सर्किल में ये बताया है, जैसे मान लीजिए कृषि भूमि पर कोई भी माल उत्पादित हो रहा है और उस उत्पादित माल के संबंध में उन्होंने बताया है कि ये जो मुख्य नगर है इस नगर के पास का जो प्रथम सर्किल है इसमें ऐसे पदार्थों का उत्पादित हो जो जल्दी खराब हो सके, हो जाते हैं, जैसे दूध है, ठीक है, दही है, और जो फल फूल सब्जियां, ये सभी जो जल्दी खराब होने वाले जो पदार्थ है उनका उत्पादन किस सर्किल में होना चाहिए? प्रथम सर्किल में। उसके बाद जो अगला सर्किल है उसमें थोड़े कुछ अलग पदार्थ जैसे लकड़ी है वो जल्दी खराब तो नहीं होती लेकिन उसका भार तो ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ये बात उसने परिवहन का जो खर्च है वो भी इसने ध्यान में रखा है।
और उसने बताया कि ये जो परिवहन का जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी को अगर हम मान लीजिए हमें ईंधन को हम यहाँ न रख के हम यहाँ रखते हैं 6वें सर्किल में, तो देखिए ईंधन की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ से ईंधन को यहाँ तक ले लाने में कि बहुत ज़्यादा परिवहन का खर्च हो जाता। इसलिए वानसन ने माना है कि परिवहन का जो खर्च है वो उसको भी उसने ध्यान में रखा है। और ईंधन को इसमें कौन सा सर्किल में माना है, ईंधन को इसने दूसरे सर्किल में उत्पादित होना माना है। उसके बाद खाद्यान्न फसलों का, तीसरे में खाद्यान्न फसलों का माना है। उसके बाद जो अन्य जो पदार्थ है, पशुपालन है, ठीक है, पशुपालन के अलावा जैसे जैसे सर्किल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन्होंने अलग अलग प्रकार से जो उत्पादित जो अन्य पदार्थ हैं उनके बारे में एक सर्किल बनाया है। और इस सर्किल के बारे में हम आज इसमें देखते हैं कि प्रथम जो सर्किल है उसने बताया है कि भारी पदार्थों का उत्पादन स्थिति केंद्र के निकट होगा। उन्होंने बताया कि भारी जो पदार्थ है, भारी पदार्थों का उत्पादन नगर के केंद्र में होना चाहिए। पहले उसने बताया कि जो जल्दी खराब होने वाले जो पदार्थ है उनका नगर के बिल्कुल पास होना चाहिए उत्पादन। उसके बाद भारी पदार्थों को बताया है, ठीक है। और फिर इसके विपरीत हल्के पदार्थों की स्थिति केंद्र पर दूरी होगी। उसके बाद जब जैसे जैसे हल्के पदार्थों का उत्पादन होगा वैसे वैसे केंद्र से दूरी इसमें बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें पहला जो सर्किल है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रथम सर्किल ने इसमें क्या बताया है, प्रथम वलय में हम देखें तो नगर के पास ही भूमि का उपयोग शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुओं में उत्पादन में होगा, जैसे दूध, शाक सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती है। मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया है। जल्दी खराब होने वस्तुओं का उत्पादन जैसे दूध, शाक सब्जियां, फल इत्यादि, ठीक है। ये उसने बताया अपने प्रथम सर्किल में। उसके बाद अपने अगला जो सर्किल है, दूसरा वृत्तखंड उसमें बताया इसमें ईंधन के लिए लकड़ी। द्वितीय वलय में क्या बताया है, द्वितीय वलय में उसने बताया है किसके लिए, ईंधन के लिए लकड़ी। ईंधन के लिए लकड़ी क्यों? क्योंकि बहुत अधिक भारी होती है। भारीपन के कारण उन्होंने द्वितीय सर्किल में किसको रखा है, ईंधन के लिए लकड़ी को रखा है। क्यों? क्योंकि इसका भार बहुत अधिक होता है। भार अधिक होने के कारण इसमें परिवहन का जो खर्च है बहुत अधिक आएगा। और उस ईंधन का अब इसमें उपयोग बहुत नगर में इसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है, इसलिए इसने ईंधन को इसमें द्वितीय सर्किल में रखा है। तृतीय सर्किल में इसने क्या रखा है, तृतीय सर्किल या फिर तृतीय वलय। तृतीय वलय में हम देखें इसमें अनाज का उत्पादन होगा। अनाज का उत्पादन, तृतीय वलय में अनाज का उत्पादन, ठीक है। इसमें गहन कृषि की जाएगी, वह भूमि परती नहीं छोड़ी जाएगी। इसमें गहन कृषि की जाएगी और प्रति भूमि इसमें नहीं छोड़ी जाएगी, प्रति भूमि नहीं, ठीक है। इसने तीसरे सर्किल में इसने बताया है कि तीसरे सर्किल में अनाज का उत्पादन किया जाएगा, इसमें अनाज का, ठीक है। और इसमें प्रति भूमि इसमें नहीं छोड़ी जाएगी। और गहन कृषि का मतलब है, हमने पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, गहन कृषि ऐसी कृषि जिसमें जनसंख्या जिस क्षेत्र में बहुत अधिक हो और उसमें क्षेत्रफल उसमें कम हो, तो जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, उसे हम कहते हैं गहन कृषि। तो इस नगर का जो आवश्यकता की जो पूर्ति है, उस नगर की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र से की जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे गहन कृषि की जाएगी, ठीक है, ना कि व्यापारिक कृषि। गहन कृषि इस क्षेत्र में की जाएगी और प्रति भूमि यहाँ पे नहीं छोड़ी जाएगी। उसके बाद चौथा जो वृत्तखंड है, उसके बाद अगले वृत्तखंड में हम देखते हैं चौथे सर्किल में उसने बताया
अनाज की खेती की जाएगी, लेकिन ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अनाज की कृषि, अनाज की कृषि की जाएगी, लेकिन ईंधन के लिए लकड़ी नहीं। इसका मतलब है कि इस सर्किल में केवल अनाज को ही महत्व दिया जाएगा, इसमें ईंधन को महत्व इसमें नहीं दिया जाएगा। तो ये उसका अगला है, इसमें भी अनाज की कृषि और इसमें ईंधन को महत्व इसमें नहीं दिया जाएगा, इसमें केवल अनाज को ही महत्व दिया जाएगा। अगला सर्किल है पांचवा वृत्तखंड। पांचवें वृत्तखंड में इसने बताया है इसमें अनाज की खेती होगी, लेकिन प्रतिभूमि का विस्तार बढ़ जाएगा। इसमें अनाज की कृषि, इसके अलावा प्रतिभूमि का विस्तार, प्रतिभूमि का इसमें विस्तार होगा। इसके अलावा अभी यहाँ पे जो गहन कृषि है वो इसमें नहीं की जाएगी, इसमें विस्तृत कृषि की जाएगी। विस्तृत कृषि। इसके पहले हमने देखा था तीसरा वृत्तखंड, उसमें क्या था, अनाज की कृषि की जाती थी यहाँ पे, ठीक है, और प्रतिभूमि यहाँ पे नहीं छोड़ी जाती थी, प्रतिभूमि नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रतिभूमि नहीं छोड़ी जाती थी। लेकिन इसमें जो अगला जो इसका वृत्तखंड है पांचवा, इसमें क्या है, इसमें भी अनाज की कृषि की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम देखें इसमें प्रतिभूमि का विस्तार है, प्रतिभूमि का इसमें विस्तार है, ठीक है। और कृषि है जो गहन कृषि इसमें नहीं की जाती है, इसमें कौन सी कृषि की जाएगी, विस्तृत कृषि इसमें की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें हमारा अगला जो वृत्तखंड है छठवां वृत्तखंड है। इसमें क्या बताया है, इसमें पशुपालन का क्षेत्र होगा। इसमें क्या किया जाएगा, पशुपालन, इसमें पशुपालन किया जाएगा। वहाँ पर पनीर और मक्खन का उत्पादन भी होगा, पनीर और मक्खन का उत्पादन भी इस क्षेत्र में होगा, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके लिए पशुपालन का जो मांस है, पशुपालन से मांस का भी उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाएगा। तो लास्ट इसमें सर्किल ने इसने क्या बताया है, पशुपालन इसमें बताया है, ठीक है। इस प्रकार से वोन थेनुन ने अपने कृषि अवस्थिति के सिद्धांत में 6 सर्किल बताए हैं। उसने बताया सबसे मुख्य में एक नगर होगा, और उसने उस नगर के जो आसपास की जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि का जो सभी उत्पादित पदार्थ है वो केवल इसी में ही निर्यात किया जाएगा। मतलब इस नगर की जो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो उस नगर के आसपास की जो कृषि भूमि का जो क्षेत्र उसी से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। उस प्रकार से उसने नगर के बाद 6 सर्किल बनाए हैं। प्रथम सर्किल में इसने सबसे पहले जो खराब होने वाले जो पदार्थ है उनको माना है। अगले इसमें जो भारी पदार्थ है जैसे ईंधन की लकड़ी है उसके लिए इसने माना है। आगे इसने माना है जिसमें तीसरे वृत्तखंड में इसने अनाज की कृषि की जाएगी और प्रतिभूमि इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। अगले वृत्तखंड में इसने माना है कि इसमें अनाज की कृषि की जाएगी, लेकिन इसमें ईंधन को महत्व इसमें नहीं दिया जाएगा। अगले वृत्तखंड में इसने माना है कि अनाज की कृषि की जाएगी, लेकिन प्रतिभूमि का इसमें विस्तार होगा, उसमें कृषि भी विस्तृत की जाएगी। और लास्ट जो हमारा जो वृत्तखंड है उसमें उसने माना है कि इसमें पशुपालन किया जाएगा। इस प्रकार से वोन थेनुन ने कृषि अवस्थिति का सिद्धांत आज हमने पढ़ लिया है, और अगले वीडियो में हम आगे इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।